आज हम सभी यहाँ पर जो इतिहास विषय का एक नया चैप्टर सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में बात करेंगे। इसके पूर्व में जैसा कि आपने देखा था कि किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने एमबीटी के बाद में कैसे तुगलक वंश को संभाला और जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया और किस प्रकार से उसने एक पतन की ओर जाते हुए शासन को अपनी प्रशासन व्यवस्था मैनेजमेंट प्रबंधन के द्वारा उसने बहुत अच्छे तरीके से रन किया। लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे जैसे अबू बकर और आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद और अन्य जो सभी उत्तराधिकारी जिनके बारे में हमने कल बात किया था, वो सभी इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे और इस कारण से इतना बड़ा जो साम्राज्य था तुगलक वंश, जो सर्वाधिक समय तक चलने वाला साम्राज्य जो था, वह बहुत ही जल्दी पतन की अवस्था में पहुंच गया। तैमूरलंग के आक्रमण ने उस तुगलक वंश के पतन पर एक अंतिम चोट, जिसको कहते हैं अंतिम कील, ताबूत पे अंतिम कील ठोक दी, वैसी बात कर दिया। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो तैमूर के आक्रमण के समय वहाँ पर एक उत्तर का जो मुल्तान का सूबेदार था, मुल्तान के समय में उस समय खिज्र खां ने तैमूर को काफ़ी मदद किया और जब तैमूर वापस गया तो खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी भी सौंप के गया। साथ में वैसा इतना जो शासन था वह सौंप के जाता है। हालांकि इसके पूर्व में खिज्र खां फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत खिज्र खां और उसका पिता मुल्तान के सूबेदार थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में इन्हें स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू किया और उसके बाद फिर जब तैमूरलंग के आक्रमण के समय उन्होंने समय और परिस्थितियों को देखते हुए तैमूर का साथ दिया, ना कि दिल्ली सल्तनत का। इससे खुश होकर ही तैमूर ने वापस जाते समय अपने उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का जो क्षेत्र था वह उसका प्रशासक जो नियुक्त किया खिज्र खां को। खिज्र खां 1414 में 1414 में गद्दी पर बैठता है। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत को संभालता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत को संभालता है और उसके अलावा जैसा कि यह तैमुल्तान का पहले सूबेदार था, तैमूर की सहायता से उसने ये प्राप्त किया था। अब जब दिल्ली पे गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के सिंहासन को संभालता है, तो उसने जो उपाधि धारण किया, रैयत आला की उपाधि धारण किया। रैयत आला मतलब कि वह तैमूर के सहयोगी, तैमूर के उत्तराधिकारी या तैमूर के प्रशासक के रूप में यहाँ पे काम कर रहा था। स्वयं उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया या किसने किया? ये जो धारण किया था आपका खिज्र खां ने। इसके अतिरिक्त जो बात करेंगे हम यहाँ पे बात में सैयद के बारे में बताना चाहूंगा। सैयद का मतलब तात्पर्य जो होता है, सैयद वंश जो ये वंश कहा जाता है, सैयद वंश के नाम से सैयद का मतलब भी जो होता है पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज के रूप में सैयद को जाना जाता है। इन्होंने इसलिए अपने वंश का जो नाम रखा सैयद वंश रखा और खिज्र खां जो था उसको स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तैमूर के जाने के बाद उसने साथ में रैयत आला की उपाधि धारण की और साथ में उसने जो सिक्के भी चलवाए, उसने अपने नाम का ना तो खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। और सिक्के भी किसके चलवाए? उसने तैमूर के नाम के सिक्के चलाए और उसके बेटे शाहरुख मिर्जा के नाम के सिक्के चलाए। हालांकि उसने पुराने समय में जो चले आ रहे सिक्के थे, तुगलक वंश के सिक्के, उसको बने रहने दिया, लेकिन उसने नए सिक्कों में जो है तैमूर और उसके बेटे शाहरुख मिर्जा के सिक्कों को महत्व ज्यादा दिया या उनके नाम के सिक्के खुदवाए। अपने नाम का उसने सिक्का भी नहीं खुदवाया। इसके बाद में 1414 में इसके 1414 के बाद में 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1421 में इसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह जो कि एक मुबारक शाह जिसका समय काल 1421 से लेकर 1434 तक का रहता है, वह मुइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से की उपाधि से गद्दी पर बैठा और यह जो था इस वंश का एक बड़ा प्रतापी राजा था। एक इसने सुल्तान स्वयं को सुल्तान घोषित किया। इसने अपने पिता से बिल्कुल विपरीत
रैयत आला वगैरह नहीं, मैं स्वयं सुल्तान की उपाधि धारण करूंगा। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, इसने मुबारकाबाद नामक एक नगर की भी स्थापना दिल्ली के निकट में की, मुबारकाबाद। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन जो है, इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक, तारीख मुबारक शाही, ध्यान रखेंगे, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ भी है, अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। सरहिंदी किसके शासनकाल में था? ये मुबारक शाह के शासनकाल में, और इसने इसी के लिए क्या लिखा था? तारीख मुबारक शाही लिखा। उसके बाद में इसका शासन, इसने विभिन्न जो था विद्रोहों का, जो कि खिज़र खां के समय बहुत सारे विद्रोह होने लगे थे और इन विद्रोहों का दमन करने में इसका पूरा समय काल और शासन समय चला गया, लेकिन इसने फिर भी खिज़र खां की अपेक्षा बहुत बेहतर और काफी अच्छा शासन किया। और या तो यूं कहा जाए, पूरे जितने आपके सैयद वंश है, सैयद वंश का सबसे बेहतर शासक यदि बोला जाए तो मुबारक शाह ही था। लेकिन मुबारक शाह जो था अपना यह शासन बहुत अच्छे से चला ही रहा था कि उसके कुछ अमीर, उसके दरबार के उसके कुछ अमीर और तुर्क अमीरों ने मिलकर क्या कर दिया, वहाँ पे उस समय का एक वजीर या उस समय का जो एक मुख्य सरदार था सरवर उल मुल्क, सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी और उसके भाई मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। बात है 1434 से लेके 1434 की, और इसका मोहम्मद शाह का जो समय काल रहेगा 1434 से लेके 1445 तक का। तो इसके समय में जो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या की और उसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। इसे खुश होकर मोहम्मद शाह ने इसको अपना वजीर बना लिया, सरवर उल मुल्क को वजीर बना लिया। धीरे धीरे सरवर उल मुल्क की शक्ति बढ़ती चली गई। सरवर उल मुल्क ने अपने विरोधियों को क्या मारना शुरू कर दिया, उनकी हत्याएं शुरू कर दी और अपने राज्य को अपने वश में करने की कोशिश करने लगा, जिससे कि जो अमीर थे, अन्य तुर्क अमीर और अन्य सरदार थे, वो सरवर उल मुल्क से काफी नाराज हो गए। राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी, षड्यंत्र का माहौल हो गया, अशांति हो गई और सभी अमीरों ने मोहम्मद शाह को इसके बारे में, सब चीजों के बारे में बताया। तब फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह ने अन्य अमीरों की सहायता से सरवर उल मुल्क की हत्या कर देता है। सरवर उल मुल्क को फिर हटाया जाता है और उसके बाद में यह शासन फिर से अपना चलाना शुरू करता है। इसके बाद एक बड़ी घटना होती है इस क्रम में, महमूद खिलजी। आप जब मालवा पढ़ेंगे तो महमूद खिलजी का इतिहास पढ़ेंगे। ये जो समय था महमूद खिलजी का उत्कर्ष का समय था, अत्यंत उत्कर्ष का समय था। और महमूद खिलजी ने आक्रमण किया दिल्ली पर, और दिल्ली पर आक्रमण मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया, जिसको कि मोहम्मद शाह के बस की बात नहीं थी। उसने बहलोल लोदी से, अफगान जो सरदार था, बहलोल लोदी से सहायता मांगी और बहलोल लोदी की सहायता प्राप्त करके उसने महमूद खिलजी को हराता है। महमूद खिलजी, ये बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि मालवा एमपी से रिलेटेड है। तो महमूद खिलजी ने किस मालवा के शासक ने मोहम्मद शाह के ऊपर या दिल्ली पर आक्रमण किया? महमूद खिलजी ने। जब हम मालवा पढ़ेंगे, मालवा के बारे में बात करेंगे तो महमूद खिलजी के बारे में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो है, यह बहलोल लोदी से खुश होकर मोहम्मद शाह ने इसको अपना पुत्र कहा, बोला तुम, और अत्यधिक खाना की उपाधि प्रदान की और उसके अलावा अत्यधिक सम्मान दिया और साथ में उसको अपने पुत्र के समान कहा। बहलोल लोदी के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। बहलोल लोदी भी खुश हुआ तथा अपने रियासत में चला गया। उसके बाद में जो कुछ समय पश्चात 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की सल्तनत को संभालता है। लेकिन यह बहुत ही अयोग्य शासक था, बहुत ही डरपोक किस्म का शासक था। इसने आलम शाह की उपाधि तो धारण कर ली, लेकिन इसे सल्तनत संभाली नहीं जा रही थी। यह 1447 में बदायूं गया और बदायूं जाने के बाद में
बदायूं गया और बदायूं जाने के बाद में उसको लगा ये तो बहुत ही रमणीय और बहुत ही अच्छी और शांति प्रिय जगह है, और इसने कहा कि मैं तो यही रहूंगा। और उसके बाद वह दिल्ली वापस नहीं आया। ऐसी स्थिति में दिल्ली में षड्यंत्र और अशांति का माहौल व्याप्त हो गया। विभिन्न सरदार जो थे वह दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करना चाहते थे, उस पर अधिकार करना चाहते थे। तो फिर सभी ने कुछ लोगों ने बहलोल लोदी को बोला कि आप यहाँ आइए, आप सत्ता को संभालिए। बहलोल के सत्ता में को संभालने से आलम शाह को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सहर्ष उसको बोला कि आप सत्ता संभाल सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस तरह से 1445 से लेकर 1451 में तक का समय का अलाउद्दीन आलम शाह का था, और 51 में बहलोल लोदी ने यहाँ की सत्ता को संभाला, दिल्ली सल्तनत को संभाला, और दिल्ली सल्तनत को 1451 में संभाला। और 51 में संभाल के उसने प्रथम अफगान वंश की नींव रखी, प्रथम अफगान वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में अभी तक के जो देख रहे थे हम, तुर्की देख रहे थे, तुर्क शासक देख रहे थे, और ये अब पहली बार है कि प्रथम अफगान वंश ने दिल्ली की सल्तनत में शासन किया या उसका अधिकार हुआ। बहलोल लोदी का जो समय काल है 1451 से लेकर 1489 के बीच का है। यह प्रथम अफगान शासक वंश की नींव रखा। इसमें यह लोदियों की एक युद्धप्रिय जनजाति थी। लोदियों में भी एक युद्धप्रिय जनजाति, जिसे क्या कहा गया, शाहूखेल। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। शाहूखेल नामक जनजाति से यह संबंधित था। या इसके पहले बहलोल लोदी कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का सूबेदार। इसको मार्क कर लेंगे, सरहिंद का सूबेदार था। और इसने जो है अपने राज्य की इसने देख चुका था कि किस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत में क्या होता है, षड्यंत्र होते हैं, किस प्रकार सुल्तानों को हटाए जाने की के लिए युद्ध होते हैं, और अपने बहुत सारे जो तुर्की अमीर होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति खून के रक्त पिपासु होते हैं। तो उसने क्या किया, तुर्की की परंपरा के स्थान पर उसने अफगान की कबीलाई परंपरा को स्थापित किया। उसने सभी सरदारों को जितने तुर्की अमीर थे, सभी सरदारों को बराबरी से सम्मान दिया। वह राज दरबार में क्या करता था, उनके साथ में नीचे बैठ के राज दरबार में बात किया करता था, सलाह लिया करता था, मशवरा करता था। उसके अलावा वो अपनी परिषद में जाके किसी भी मुद्दे पर वो अकेले निर्णय कभी नहीं लिया। वो अपनी परिषद में अकेले मुद्दे पर रखता था, और उस पर जैसा उसकी परिषद कहती थी वैसा ही उसने शासन को संभाला। वह जानता था कि यदि मैं तानाशाही करूंगा या मैं राज्य एक तरफा से निरंकुशता अपनाऊंगा तो कहीं ना कहीं यह पूरी जनता जो है मुझसे मेरे विपरीत हो जाएगी, या पूरी ये तुर्की अमीर है यही लोग षड्यंत्र करने लगेंगे। तो उसने सभी को बराबर सम्मान देते हुए सभी के साथ में बराबर अच्छा व्यवहार किया, सभी अमीरों के साथ में। उसने अपने सरदारों को, ये बात जानना जरूरी है आपके लिए, उसने अपने सरदारों को एक विशेष शब्द दिया, मसनदे आली कह के पुकारा। उसने अपने सरदारों को मसनदे आली कह के पुकारा, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो था, इसका एक सैनिक अभियान होता है। उस समय का जौनपुर शासक जो अपन ने देखा था, फिरोज शाह तुगलक ने जो स्थापित कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर स्थापित कराए थे? ध्यान आ रहा होगा, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, और बाकी छोटे छोटे नगर तो बहुत सारे थे। ये 5 नगर हम लोगों ने बात किया था। चलिए, तो हम बात जो कर रहे हैं जौनपुर वाली जो बात कर रहे हैं, जौनपुर के का उस समय शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी, जो कि संगीत में अभी जौनपुर जब पढ़ेंगे तब आप देखेंगे हुसैन शाह सरकी संगीत और कव्वाली का वगैरह का जो था बहुत बड़ा जानकार था। तो हुसैन शाह सरकी को इसने जो है हुसैन शाह सरकी को हराया। बहुत बड़ी विजय थी। जौनपुर समय बहुत ही मजबूत शासन रियासत थी, बहुत ही मजबूत एकता थी। तो जौनपुर को उसने हराया और हुसैन शाह सरकी, खासकर हुसैन शाह सरकी को, और उसको जौनपुर को किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और अपने पुत्र बारबक लोदी को वहां का प्रशासक, वहां का गवर्नर नियुक्त किया। वहां की सूबेदारी उसने अपने पुत्र बारबक लोदी को दिया, अपने पुत्र बारबक लोदी को दिया। ओके। इसके बाद उसमें जौनपुर को हराने के बाद आसपास के जो अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे हुआ संभल हुआ, साकेत हुआ, मैनपुरी हुआ, इन सभी में जाकर उसने इन सभी को धीरे धीरे करके जीता। और अपनी जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार जो बहुत छोटा हो गया था, वह उसको धीरे धीरे करके उस सल्तनत को विस्तारित भी किया। बहलोल लोदी ने एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत के सम्मान और गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया।
बहलोल लोदी ने एक बहुत अच्छा सुधार भी किया। उसने बहलोली नामक जो है एक चांदी का सिक्का चलाया। बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का चलाया था और यह उत्तर भारत में विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया और ये तब तक अकबर के शासन के काल तक लगभग चलता रहा। सोचिए, बहलोली का समय जो ये है और उसके बाद लगभग अकबर जब तक नहीं है शासन पे बैठा, उसके बाद उसने जो नए सुधार नहीं किए, तब तक यह बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलता रहा। उसके बाद में इसने लगभग 1486 और 1487 में ग्वालियर की विजय की, कीरत सिंह के विरुद्ध में ग्वालियर की विजय किया और लेकिन ग्वालियर की विजय के बाद लौटते समय ही 1489 में रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहलोल की मृत्यु हो जाती है, 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा बहलोल लोदी जो कि पहले जो है प्रथम जिसने किसको मदद किया था, महमूद खिलजी के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह को मदद किया था और उसने अलाउद्दीन आलम शाह को बताकर कहाँ पे प्रथम अफगान वंश की स्थापना 1451 में किया। लोदियों की साहूखेल जनजाति से संबंधित था। इसने तुर्की के स्थान पर अफगान परंपरा को स्थापित किया। इसने अपने सरदारों के साथ में बराबरी और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित किए, सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसने उसको मसनद आली कहकर पुकारा। मसनद आली, उसने जौनपुर के शासक जो जौनपुर था, जौनपुर राज्य के शासक हुसैन शाह सरकी को हराया और उसकी जगह वहां पर अपने पुत्र बारबक लोदी को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। उसके अतिरिक्त जो है उसने संभल, साकेत, मैनपुरी आदि छोटी छोटी जागीरों को भी वो अपनाया और उनको हराकर अपने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताया, बहलोली नामक सिक्का इसने चलाया जो कि उत्तर भारत में अकबर के गद्दी में बैठने के समय तक लगातार यह चलता रहा। ठीक है, और उसके अलावा ग्वालियर विजय 1486-87 की 86-87 में ग्वालियर विजय किया, कीरत सिंह को हराया, नजराना प्राप्त किया, बहुत इसको धन संपदा प्राप्त हुई। लेकिन रास्ते में जब वापस लौटते समय दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है समय काल, आता है सिकंदर लोदी का। 1489 से लेकर 1517 तक का जो समय काल है सिकंदर लोदी का है। सिकंदर लोदी जो कि इसके पहले फिरोज शाह तुगलक भी धार्मिक कट्टरता के, धर्मांधता के लिए भी जाना गया था। ऐसे ही सिकंदर लोदी भी धर्मांधता के लिए जाना जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सिकंदर लोदी एक हिंदू माता की संतान था। जैसे एफएसटी एक हिंदू माता के संतान थे, फिरोज शाह तुगलक, उसी प्रकार से सिकंदर लोदी भी हिंदू माता की संतान थे। इस कारण से हिंदू माता की संतान होने के कारण इसके ऊपर बड़ा दबाव था उलेमा और मौलवियों का कि कहीं यह हिंदुओं को सपोर्ट ना करे। इसलिए इसने अपने व्यवहार में खुद ही ला लिया था हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति, हिंदुओं के प्रति अत्यधिक धर्मांधता, कट्टरता की नीतियों को लेकर आया। तो इसने कट्टरता की नीति किस प्रकार से, जैसे हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को शुद्ध इस्लामी या इस्लाम को मानने वाला सिद्ध करने के लिए हिंदुओं पे कट्टर व्यवहार किए, हिंदुओं पे जुल्म किए। उसी प्रकार से सिकंदर लोदी ने भी जो था अत्यधिक कट्टरता को अपनाया ताकि मौलवी और उलेमा वर्ग के लोग या और तुर्की अमीर लोग उसको सपोर्ट करें, उसके प्रति विद्रोह ना करें। हालांकि इसने बहुत जल्दी इस चीज को भांप लिया। उसके बचपन का नाम या जो है निजाम खां था। निजाम खां, इसके आया हुआ क्वेश्चन है, निजाम खां किस सुल्तान का नाम था? निजाम खां आपका सिकंदर लोदी। इसके पहले आपने एमबीटी का जोना खां देखा, अलाउद्दीन का आपने अली गुरशब देखा, है ना। इन सबको करते जाइएगा, इन सबको बनाते जाइएगा, है ना। क्वेश्चन इनमें क्रिएट हुए हैं, कहाँ के सरदार थे, कहाँ की जागीर के सरदार थे, उन सबको करते चलेंगे। ठीक है, उसको अलग से निकाल लीजिएगा। ठीक है, पिछली क्लास के को आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कहाँ पे क्या बताया गया उसको एक बना के। जैसे कि इसका निजाम खां है, निजाम खां ने सिकंदर शाह के नाम से उपाधि है सुल्तान गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जब दिल्ली के गद्दी पर ये बैठा तो कुछ सरदार थे वो लोग उसके भाई कौन था उसका, बारबक शाह को उसने जौनपुर का शासन दे दिया। बारबक लोदी जो शासन कर रहा था उसको जौनपुर का शासन उसको दिया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बारबक शाह के मन में आया मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं रहूंगा, मेरा यह जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य में मैं क्यों दिल्ली सल्तनत से संबंध स्थापित रखूं। सिकंदर लोदी अपना काम कर रहा है, बारबक अपना काम करेगा। यही बात आई और बारबक लोदी ने विद्रोह कर दिया 1492 ईस्वी में। ऐसा देखकर सिकंदर लोदी ने बारबक पे आक्रमण किया
और उसको समाप्त करके दिल्ली सल्तनत में, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से मिला लिया। उसके बाद में यहीं पे इसने सब उसके बाद क्या किया, इसने जो उसके पिता जो बहलोल लोदी जो अपन ने देखा था, अफगानी परंपरा के अनुसार मतलब कि सभी अमीरों और तुर्कों को बराबर सम्मान देते हुए बराबरी का व्यवहार करते हुए अफगानी कबीलाई पद्धति के आधार पर शासन करते थे बहलोल। उसके बिल्कुल अपोजिट उसने उस पूरी शासन व्यवस्था या शासन प्रबंध को समाप्त करके उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और उसने तुर्की परंपरा को स्थापित किया, स्वयं को सुल्तान घोषित किया। बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अफगानी परंपरा नहीं चलेगी, है ना, मैं सुल्तान हूं मतलब सुल्तान हूं। तानाशाही और निरंकुशता की बात की। उसके इस व्यवहार में परिवर्तन को देखते हुए सभी अमीरों और तुर्कों का व्यवहार भी धीरे धीरे करके उसके अनुसार ढल गया। इसी क्रम में 1494 ईस्वी में एक बार पुनः हुसैन शाह सरकी, जो कि हारा हुआ शासक था, पूर्व में हार चुका था जौनपुर का, उसने सिकंदर शाह पे आक्रमण किया और बनारस के किनारे सिकंदर शाह ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया। 1494 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को सिकंदर लोदी के द्वारा पराजित किया गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना इतिहास की सिकंदर लोदी के समय की। सिकंदर लोदी ने जो देखा कि 15 की यहाँ पर एक तरफ क्या है, दोआब है, गंगा यमुना का दोआब है और दूसरी तरफ में राजस्थान है। तो उसने इन दोनों के बीच में एक आगरा नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी भी बनाया। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या था, गंगा यमुना के दोआब पर नियंत्रण रखना, एक तरफ गंगा यमुना के दोआब पर नियंत्रण रखना जहां से बहुत ज्यादा राजस्व आता था, और दूसरी तरफ राजस्थान पर नियंत्रण रखना। राजपूत लोग वहां उस रास्ते से आकर दिल्ली पर कहीं आक्रमण ना कर दें, इसलिए पहले ही आगरा को स्थापित करके, पहले ही राजपूतों से पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आगरा को उसने बसाया। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1504 आगरा को किसने बसाया, कब बसाया गया? 1504, कहीं कहीं 1506 भी मिलता है, लेकिन उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1504 ठीक है, सर्वाधिक ऑथेंटिक जो माना जाता है 1504, 1504 ईस्वी। उसके बाद ये दोआब पर नियंत्रण और राजपूतों पर नियंत्रण लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी का प्रशासन तो बहुत मजबूत था ही, प्रशासन की कड़ाई अत्यधिक थी ही, लेकिन वह कलात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा धनी था। वह गुलरुखी नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविता लिखा करता था। गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद में गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविता लिखा करता था। उसके अलावा उसने भूमि की माप के लिए 39 अंगुल का, जो लगभग 30 से 33 इंच के आसपास हुआ करता था, भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी, भूमि की माप के लिए 39 अंगुल का, कितने अंगुल का, 39 अंगुल का एक भूमि की माप का पैमाना चलाया, जिसे क्या कहा गया, गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविता लिखना। उसके बाद में यह शहनाई का बहुत शौकीन था, शहनाई वादन का बहुत ही ज्यादा शौकीन था और गायन का बहुत शौकीन था। तो इसने जो है एक पुस्तक लिखा, संगीत के ऊपर, गायन के ऊपर एक पुस्तक लिखा, लज्जत-ए सिकंदर शाही। संगीत पे और गायन पे लिखी गई पुस्तक का नाम था लज्जत-ए सिकंदर शाही। याद रखिएगा किस विषय पर, लज्जत-ए सिकंदर शाही किस विषय पर लिखी गई, संगीत पर लिखी गई। एक बुक और इसकी बहुत जबरदस्त है, इसके समय में जो लिखी गई, फरहंगे सिकंदरी जो था, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। फरहंगे सिकंदरी में मुख्य रूप से क्या था, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया था, जिसमें औषधि और आयुर्वेद के बारे में वर्णन मिलता है, औषधि एवं आयुर्वेद के बारे में। उसके अलावा जो है इसके एक वजीर थे मियां भुआ, उन्होंने तिब्ब-ए सिकंदरी लिखा, तिब्ब-ए सिकंदरी, और यह भी पुस्तक जो थी औषधि पर लिखी गई पुस्तक थी। तिब्ब-ए सिकंदरी किसके द्वारा लिखी गई है, मियां भुआ के द्वारा, और ये भी किसके ऊपर लिखी गई है भाई, औषधि पर लिखी गई बुक थी। औषधि पर लिखी गई, औषधि और आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तक थी तिब्ब-ए सिकंदरी, मतलब तिब्बत की जो जड़ी बूटियां हैं, तिब्ब-ए सिकंदरी, ठीक है। और उसके बाद जो है एक बीमारी के चलते 1517 में तिब्बत सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, सिकंदर लोदी जो था
वह केवल हिंदुओं के प्रति ही कट्टर नहीं था, वह मुस्लिमों के प्रति धार्मिक रूप से थोड़ा सा कट्टरता का व्यवहार करता है। कुछ उसके जो काम है वह बहुत इतिहास में चर्चा का विषय रहे हैं और हमेशा पीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चनों में से एक रहे हैं। जैसे कि किस तुर्क सुल्तान ने ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया? किस तुर्क सुल्तान ने महिलाओं को पीरों की मजारों में जाना बंद करवा दिया? किस तुर्क सुल्तान ने जुलूस निकलवाना बंद करा दिया, ताजिया के जुलूस? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ताजिए निकलवाना, जुलूस निकलवाना और महिलाओं को पीरों की मजार में जाना बंद करवा दिया, पीरों की मजार में जाना बंद करवा दिया। इसने हिंदुओं को यमुना में स्नान करने से मना कर दिया। यमुना में स्नान नहीं किए जाएंगे और उस यमुना के किनारे किसी प्रकार का मुंडन संस्कार या बाल नहीं कटवाए जाएंगे, क्योंकि यमुना की नदी का पानी ही दिल्ली में पीने को जाता था। उसको जब ये पता चला ऐसा होता है तो उसने ये बंद करवा दिए। तो ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यमुना के किनारे किसने बाल कटवाने से मना करवा दिया और हिंदुओं को बाल कटवाने से मुंडन संस्कार बंद करवा दिया और स्नान कराना बंद करा दिया? सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से सिकंदर लोदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आप एग्जाम में उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर, उसमें सिकंदर लोदी पे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद में इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक का समय काल, 1526 तक का। इब्राहिम लोदी ने सबसे पहले जौनपुर, इब्राहिम लोदी के समय कुछ जो सरदार थे उन लोगों ने क्या किया, जौनपुर के शासक को, जौनपुर में एक उसके जो भाई था उसको जलाल खां को उसको बैठा दिया और वो एक तरह से बोल दिया कि जौनपुर जो हो जाएगा एक राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन ये बात इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं आई। वो बोला राज्य का बंटवारा ऐसे कैसे होगा, मैं करूंगा, सरदार कौन होते हैं बंटवारा करने वाले। तो उसने क्या किया, जलाल को जौनपुर में आक्रमण किया और जलाल खां को हरा दिया और जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर पुनः आक्रमण करता है और वहां के शासक को ग्वालियर विजय करता है और वहां से पुनः एक बार नजराना और धन संपदा प्राप्त करता है। 1518 ग्वालियर की विजय। उसके अतिरिक्त इसने इस बार इब्राहिम लोदी ने एक बड़ा युद्ध करने की कोशिश की, वो थी मेवाड़ पर अभियान। उसने मेवाड़ पर अभियान किया और उस समय शासक था, इसका सामना हुआ राणा सांगा से। राणा सांगा से सामना होता है और खतौली के युद्ध में 1517-18 में सबसे पहली बार ग्वालियर विजय के बाद ये आक्रमण कहाँ करता है, मेवाड़ पर, और खतौली के युद्ध में इनका सामना होता है। लेकिन इब्राहिम लोदी हार जाता है, वह इस हार से विचलित हो जाता है। एक बार पुनः अपनी शक्ति को समेटता है और धौलपुर एक बार पुनः आक्रमण करता है मेवाड़ पर। इस बार जो युद्ध होता है धौलपुर का युद्ध, धौलपुर के युद्ध में भी ये क्या हो जाता है, हार जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद में इसने क्या किया, इसको अपने सरदारों पर विश्वास नहीं था। इसने अपने पिता को सपोर्ट करने वाले और जो पुराने सरदार थे और लोग थे, उन सभी सरदारों का क्या करना प्रारंभ किया, दमन करना प्रारंभ किया और उसने कहीं उनको जेल में डाल दिया या कहीं पर उनको प्रताड़ित किया या कहीं पर उनकी हत्याएं करवा दी। इस प्रकार से जो सरदार थे काफी नाराज हो गए और यह एक बहुत बड़ा कारण था। जब पानीपत का युद्ध हुआ तो ये सरदार जो थे निष्क्रिय बने रहे, इन लोगों ने मन से साथ नहीं दिया इब्राहिम लोदी का। तो अविश्वास की भावना जो थी, अपने सरदारों के प्रति अविश्वास की भावना इब्राहिम लोदी को ले डूबी। उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी का सरदारों का दमन। इसके बाद में आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इसके जो दौलत खां लोदी जो कि लाहौर में शासक था, लाहौर का सूबेदार था, और इसका चाचा था आलम खां लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया और बाबर इनके आमंत्रण पे आता है और 21 अप्रैल 1526 को बाबर का आक्रमण होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, और ये जो होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध करते हुए इब्राहिम लोदी मारा जाता है। यह तुर्क मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इस प्रकार से जो दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और बाबर के नाम से मुगल वंश का प्रारंभ हो यहाँ से 1526 से होगा। और हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार से, अगली क्लास में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे और उसके बाद फिर मुगल। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।